चार्जिंग से ज्यादा तो टोल ही ले रहे हैं, ये तो क्या ही हद हो गई है। और हम डॉक्टर भी हैं, थोड़ा सर्विस लेना जानते हैं। गाड़ी दे दी, उसके बाद में मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपना फीचर देखो, तुमको जो देखना है तुम देखो, मेरे से मतलब नहीं। तो ये भी है, मेरी वाइफ मुझे बोलती है मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी अगर तुम इसको इस मोड में चलाओगे तो। यहाँ पे भी वाइफ को खौफ बना हुआ है लगा। हमेशा बना रहना चाहिए। तो वो एक चीज है। अच्छा, ट्राई नहीं किया 200 मुझे तो लगता कोई है मैं कभी ट्राई भी करूंगा। मैं ऐसे 2-3 बार ऐसी कंडीशन हुई कि अगर वो फीचर ना होता तो शायद गाड़ी टच कर जाती है। हाईवे में ऑन करी, लेकिन हाईवे में चलती नहीं थी। ले भाई। इंश्योरेंस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई थी। हाँ। तो गाड़ी स्टार्ट करो तो कई बार होता है 15 सेकंड बाद स्क्रीन ऑन होती है, ऐसा भूल हुआ जाती होगा। है। हाँ, वो कलर यहाँ पे लखनऊ में अवेलेबल नहीं था, रेड और व्हाइट बहुत बिक रहा था। सॉफ्टवेयर इश्यूज और इलेक्ट्रॉनिक की दिक्कतें आती हैं। हमको थोड़ी देर मैनुअली देखना पड़ता है क्योंकि कई बार कैमरा लेट ऑन होगा 15 सेकंड और उतनी देर में तो गाड़ी मोड़ लेते हैं हम लोग। तो फिर हमें देर वही में काम हो गया। तो हम किस्तों का जुगाड़ भी गाड़ी आपको करके देती है। करके मतलब ईवी वाला ये चीज है। जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह है वो अगर कंपनी थोड़ा सा ठीक कर लेती है। अगर आप लखनऊ, कानपुर, उन्नाव कहीं से भी हैं, ओनरशिप शेयर करना चाहते कर सकते हैं। खींच के रखो मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ढील नहीं देनी बिल्कुल भी। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। सामने देख सकते हो XEV 9e महिंद्रा की अभी तक की सबसे महंगी कह सकते हैं, क्योंकि Altura G4 अब खत्म हो गई। तो अब अभी तक की ये सबसे महंगी गाड़ी महिंद्रा की यही है, महिंद्रा की XEV 9e। ये है XEV 9e का लॉन्ग रेंज का, मतलब अभी तो यही एक आ ही रहा है 3 वाला, जो थर्ड वेरिएंट है या टॉप मॉडल मैं इसका बोलता हूँ। थर्ड, 3, 2, 1 वो सब छोड़ो, हमसे नहीं मतलब। यह है महिंद्रा XEV 9e का टॉप मॉडल। यहाँ पे पावर स्पेक्स की बात करें तो 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, 281 bhp की पावर है, 380 Nm का टॉर्क है। टॉर्क को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है क्योंकि 281 हॉर्स पावर के हिसाब से फिर वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चली जाती है ये। तो अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो फिर और ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो आज हैं इसके ओनर मेरे साथ में, जय भैया, जिनकी ये गाड़ी है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच के लिए। तो कहाँ से शुरुआत की जाए, गाड़ी के बारे में जानकारी कुछ ज़्यादा लेनी है, तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर जय सिंह है। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट साइकेट्री में। मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और बस बाकी मैंने अभी कार खरीदी है। अभी मुझे करीब 1 महीने के आसपास हुए हैं। 1 महीने के आसपास? 1 महीने के ऊपर हो गया है मुझे थोड़ा सा। सही है। तो सबसे पहले तो मेन बात की जाए कितने की पड़ी, क्योंकि प्राइसिंग तो इसकी कुछ अलग है। जी, ये गाड़ी एक्स शोरूम 30,50,000 की है और उसके बाद इसमें चार्जर मेरा इंक्लूडेड था 11.2 किलोवाट का। वो मुझे 75,000 पड़ा है। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1,500 रुपए हैं और इंश्योरेंस चार्जेस मुझे 1,08,000 के आसपास पड़े। तो टोटल मुझे ये गाड़ी 33,25,000 की ऑन रोड पड़ी है। अगर केवल हम इसमें RC, इंश्योरेंस और गाड़ी की कॉस्ट और चार्जर की कॉस्ट को इंक्लूड कर ले तो। उसके बाद क्या मुझे इसमें कोई खर्च नहीं आया है। मैं इसकी पहली सर्विस करा चुका हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है और गाड़ी करीब 2700-2800 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब तक मेरे पास में इसके ऊपर मेरे को एक बार मैं दिल्ली गया था तो मुझे DC फास्ट चार्जिंग करनी पड़ी थी 2 बार जाते रहे। हाँ। उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इसके अलावा मुझे कोई और खर्च नहीं आया गाड़ी के ऊपर। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। दिल्ली गए थे, कितना खर्चा आया टोटल? जी, तो पेट्रोल डीजल वाले तो रोज आते हैं, अगर जाएंगे तो कम से कम 5-6 हजार रुपए का तो पेट्रोल कहीं नहीं गया। उतना तो लगने ही उससे ज्यादा लग जाता है। अगर आपको बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी होगी तो फिर आपका उससे भी ज्यादा पेट्रोल या डीजल 700 लेके अगर जाएंगे पेट्रोल तो आपको एवरेज मिलेगा 12 का, 11 का। और फिर आप सोच सकते हैं कि आप दिल्ली जब जाते हैं तो। हाँ, तो मैं इस गाड़ी की बात करता हूँ पर्टिकुलरली।
तो मैं इस गाड़ी को लेके गया था, मेरा एक्चुअल में दिन का काम था। हाँ। तो मैं सुबह निकला था और रात को वापस भी आ गया था। ओके। मैं बीच में बस आगरा में एक जेपी पैलेस होटल है, हाँ तो बस वो हाईवे से एक्सप्रेस वे से उतरिए, हाँ 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 3 किलोमीटर पे वो हाँ है। हाँ। वहीं पे स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है, डीसी फास्ट चार्जर, 60 किलोवाट का चार्जर था वो। ओहो। हालांकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद आईटीसी में 150 का है, हाँ हाँ। लेकिन मुझे पास में मिल गया तो वहीं चार्ज कर लिया। तो 60 किलोवाट से मुझे इसको चार्ज करने में 1 घंटे वक्त लगा था। 1 घंटा। 1 घंटा कितने पे कितनी परसेंटेज पे लगाया था आपने उसको? मैं जब पहुंचा था वहां पे तो मेरी कार ऑलरेडी 20% चार्ज बची हुई थी। 20%। हाँ, यहाँ से मैं जब चला था तब मेरी करीब करीब यहाँ पे 75% पे थी, मैं वहां पे 20% बची थी। हाँ। और आगरा मैंने इसको चार्ज किया, फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया, फिर मैंने उसी सेम चार्जिंग स्टेशन चार्ज किया। अच्छा अच्छा। और फिर वापस से लखनऊ आ गया था। और मुझे 20 से इसको 95 तक मैंने इसको हाँ। किया था। और अगर मैं दोनों आने जाने का मिला करके, क्योंकि आते टाइम तो मैंने फुल चार्ज किया था, क्योंकि मेरा बैटरी परसेंटेज 1% हो गया था। आगरा से दिल्ली, दिल्ली से वापस आ गया। 1% में कितने किलोमीटर चली? 1% में कितने किलोमीटर चली? मतलब मेरे पास में इसमें बचा हुआ था 3 किलोमीटर लेफ्ट थी। मतलब आप अच्छा। कैसे, तो मैं टेस्ट भी करा था कि इसको 100 से 0 करके देखता हूँ। अरे टेस्टिंग भारी पड़ जाती है अगर। नहीं, एक्चुअल में मेरा कैलकुलेटेड था कि गाड़ी वहां तक पहुंच जाएगी, तो मुझे लास्ट 3% उसमें दिखा रहा था, 3 किलोमीटर लेफ्ट। हाँ हाँ। तो मैं वहां तक इसको ले गया था, तो मेरा टेस्ट भी हो गया था। तो टोटल उसमें मेरी गाड़ी जो है एक चार्जिंग पे आगरा से वापस आगरा, दिल्ली से आने के बाद में, तो मेरी टोटल चली थी गाड़ी ये ऑन हाईवे एंड सिटी बोथ, क्योंकि मुझे दिल्ली में बहुत चलना पड़ गया था और वहाँ ट्रैफिक बहुत था। पड़ेगा। हाँ। तो मुझे गाड़ी पर चली थी ये 528 किलोमीटर टोटल। हाँ, हाईवे एंड सिटी मिला करके। हाँ। और मुझे चार्जिंग मैंने उस टाइम पे 0 से मैंने चार्ज किया था इसको, 1 से चार्ज किया था, अप टू 95% तक चार्ज किया था। तो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी थी 1700 रुपए की एक टाइम की। और जाते टाइम मेरा, क्योंकि मेरे 20% हुई थी, तो हाँ। मुझे पड़ी थी करीब 1400 रुपए की कॉस्ट। 1700-1400 मान ले तो लगभग 3100 के आसपास। 3100 के टोल कितना दिया? टोल इसमें मुझे पड़ा था, अब दिल्ली में क्योंकि एक्सप्रेस वे है और यमुना एक्सप्रेस वे, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, फिर एक्सप्रेस वे, तो मेरा टोटल पड़ा था 1800 रुपए के आसपास का। चार्जिंग से ज्यादा तो टोल ही ले रहे हैं, ये तो क्या ही हद हो गई है। मतलब पैसा आदमी चार्जिंग में बचा रहा, कोई बात नहीं, हम टोल लेंगे उसका। तो ये गलत बात है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। खैर, लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है, इसमें लग रहा है जो टैक्स जा रहा है वो सही जगह जा रहा है ना। जिस समय माहौल चल रहा, तो खींच के रखो मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ढील नहीं देनी बिल्कुल भी। तो अब जो है ये तो बात हो गई रेंज की। तो लगभग 528 किलोमीटर। अभी आपको रेंज मिल कितनी रही है? अच्छा, जैसे मैं गाड़ी 28 चला चुका हूँ, ये तो एक ट्रिप थी जो कि मेरी 1100-1200 किलोमीटर की थी, लेकिन बाकी मैं सिटी में डेली मेरी रनिंग जो है 80 to 90 किलोमीटर पर डे रहती है, क्योंकि ड्यूटी जाना होता है, आना होता है। मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मैंने गाड़ी ली इसलिए थी, मुझे खुद ड्राइव करना था। तो खुद ही ड्राइव करने का तो मजा है ऐसी गाड़ी लेके। तो मैंने वो अब तक घर में टोटल मुझे ये गाड़ी चार्ज करनी पड़ी है 3 बार। और मैं थोड़ा सा वो फॉलो करता हूँ, गाड़ी 95 तक चार्ज करता हूँ, और जब 5% आती है तब मैं वापस से चार्ज स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे गाड़ी जो है 510-520 किलोमीटर मुझे सिटी में ये दे रही है। कंपनी क्लेम करती है लगभग 600 के ऊपर। हाँ, वो ARI रेंज होती है, वो रेंज अलग होती है, एक रियल वर्ल्ड रेंज होती है। तो रियल वर्ल्ड रेंज तो हम लोग निकाल के देते हैं, तो मेरी तो गाड़ी निकाल के दे रही है जो मुझे मिली है मेरी ड्राइविंग अकॉर्डिंग। हालांकि क्योंकि मैं सिटी में चलाता हूँ, तो मुझे बहुत तेज चलने की आदत नहीं है। हार्डली में जाऊंगा तो मैक्सिमम 90 तक जाता हूँ, 100 तक जाता हूँ। दिल्ली गए होंगे तो वहां तो थोड़ा। हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था। एक्चुअल में इसकी पावर, जब मैंने अपनी वाइफ को बैठाता हूँ मैं कभी कभी, मेरी वाइफ मुझे बोलती है गाड़ी से उतर जाऊंगी अगर तुम इसको इस मोड में चलाओगे तो, क्योंकि वो मोड, रेस मोड इसका ऐसा है कि एक्चुअल में हम लोग जब मैं निकाल ले अच्छी गाड़ियों को, जब हम 20 साल की उम्र में थे तब बाइक चलाया करते थे। तब वो होता था कि जब बाइक को खींचते थे एक्सीलरेटर को, एकदम पीछे झुक जाते थे। एकदम वैसा होता है कि हम पीछे से चिपक जाते हैं। तो वाइफ एकदम नहीं ये नहीं चलाना, तो डिफॉल्ट मोड पे चलाओ। तो इसका जो सबसे बेसिक मोड आया है, डिफॉल्ट मोड, सेफ ड्राइविंग के लिए, मैं वही यूज करता हूँ। यहाँ पे भी वाइफ को खौफ बना हुआ है, लगा हमेशा बना रहना चाहिए। तो वो एक चीज है। अच्छा, तो फिर भी टॉप स्पीड तक कितनी ले गए? मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले इको स्पोर्ट ऑन करता था, सियाज थी मेरे पास में, i20 है मेरे पास में, मेरे पास एक लैंजा है। अब उनकी मैक्सिमम स्पीड 140 जाती है, तो मैं वहीं तक ले गया हूँ। उसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैंने इसको दिल्ली जाते वक्त एक बार ट्राई किया था 140 की स्पीड पे। बाकी मैंने पूरे रास्ते 100 की स्पीड मेंटेन करके चली थी। मतलब 200 तक पहुंचे नहीं आप? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। 200 मुझे लगता है मैं कभी ट्राई भी करूंगा। वो इसकी 200 ऐसी रह जाएगी। वो केवल वीडियो में देखने के लिए वो यूट्यूबर्स ने जो बनाया है भैया, वही लोग कर सकते हैं, हम लोग कहाँ। एक तो मेन चीज ये, यहाँ पे रास्ते ऐसे नहीं, कोई भी कहीं से आ जाएगा। बिल्कुल है,
कहीं से कोई भी आ जाएगा, जब तक मैं रोकेंगे वो निपट लिया होगा। इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, एडास के अंदर एक फीचर है आपका जो है, जो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट है वो तो है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑल्दो मैंने इसकी ऑफ कर रखी है। हाँ, लेकिन तब भी ऐसी कई सिचुएशन होती है जैसे गाड़ी एकदम हिट करने बिल्कुल, वाली है, हाँ, तब इसमें दो फीचर आते हैं, या तो आप ऑन कर लीजिए या ऑफ कर लीजिए। एक कंडीशन आती है बीच में वार्निंग वाली, हाँ, क्या वार्निंग वाला ऑन कर लीजिए, मैंने वार्निंग ऑन कर रखी है उसके अंदर। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो बहुत कुछ पास आ जाता है अचानक से, मैं देख नहीं पाया, तो गाड़ी ऑटो ब्रेक लेती है। और मुझे लगता है मैं ऐसे 2-3 बार ऐसी कंडीशन हुई कि अगर वो फीचर ना होता तो शायद गाड़ी टच कर जाती है उस गाड़ी से। तो उसने मुझे बचाया है, फीचर ने मुझे हिट करने से। मतलब बंद होते हुए भी चालू है वो चीज। हाँ, मतलब रोकने वाली है, वार्निंग मोड में इमरजेंसी बचा लेती है। हाँ, तो ये चीज है, ये तो अच्छी बात है, बचा लेती है तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि मेन चीज ये ना, अभी अगर कोई यहाँ पे MG की गाड़ी होती है, BYD की गाड़ी होती है और कोई कंपनी की गाड़ी होती, तो हम इतनी इसके फीचर्स की और सेंसर्स की बात ना करते। बिल्कुल। लेकिन टाटा और महिंद्रा में इन्हीं की बात होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा झेलता आदमी इन्हीं में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन सब की बात करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये आप ले रहे थे तो आपने BE6 भी देखी? नहीं, मैंने BE6 नहीं देखी एक्चुअल में। देखी नहीं? नहीं, मैंने देखी नहीं एक्चुअल में। मैं थोड़ा सा खुद ही पहले बहुत रिसर्च कर लेता हूँ। हाँ। गाड़ी लॉन्च हो गई थी बहुत पहले नवंबर में, वो तो बहुत देर हो गई। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, जितने वीडियो अवेलेबल थे, इवन वीडियो आते थे फर्स्ट पहले दिन देख लिया। तो मेरा पहले से माइंड मेकअप हो गया था कि मुझे BE6 नहीं लेनी है। और उसका रीजन था उसका लुक, थोड़ा सा उसका लुक ऐसा था जो कि खिलौने टाइप वाली नहीं गाड़ी होती, ये नहीं कह सकते खिलौने टाइप वाली, वो जिसको ले रहा है हम उसको क्यों वो ऑफेंड करें उस चीज को। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे वो नहीं, थोड़ा सा सटल लुक वाली गाड़ी। हाँ, मुझे थोड़ा सा, मेरी पहली कार सियाज थी, सेडान से मैं आया था, फिर मैंने इको स्पोर्ट ली, वही पापा के लिए थी, लेकिन ठीक थी, वो एक्सयूवी थी। लेकिन इको स्पोर्ट डीजल थी? इको स्पोर्ट डीजल थी मेरे पास में। हाँ, डीजल ही में फायदा है, पेट्रोल वाले तो। पेट्रोल मेरे पास में i20 है और ग्लेंजा है, बाकी वो दोनों गाड़ियां मेरी डीजल थी। चलो, पेट्रोल वाली ऐसी गाड़ी ले रखी जिनकी एवरेज ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मिडिल क्लास लोग हैं तो इस सब चीजों को ध्यान देना पड़ता है। कितना देती है सबसे पहले वो जरूरी है, बाकी तो चीजें देखते हैं, बाद में आती है चीजें। हाँ, तो फीचर्स इसके लगभग आपने सब इस्तेमाल करके आप चेक कर चुके हो? हाँ, मैंने इसके फीचर्स मैंने सारे चेक कर लिए हैं। एक फीचर है जो मुझे अब तक, मतलब अब हम लड़के लोग हैं तो पार्किंग हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, तो ऑटो पार्क फीचर मैंने अब तक यूज नहीं किया है। ऑल्दो मुझे पता है इसमें है, क्योंकि मुझे डेमो में दिखाया गया था उस चीज को। लेकिन मैंने कभी मतलब डेमो लेके आपने तब गाड़ी? नहीं, एक्चुअली में वो महिंद्रा की पॉलिसी है, वो गाड़ी देने के बाद में आते हैं घर पे, विजिट करते हैं, सारी चीजें बता के नेक्स्ट डे आकर के, और फिर आपको सारी चीजें। नहीं, ये तो सही है, कम से कम गाड़ी बेची है तो कम से कम बता के जाए कि भैया इसमें ये भी आता है। नहीं तो कुछ कंपनी ऐसी होती, गाड़ी दे दी उसके बाद में मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपना फीचर देखो, तुमको जो देखना है तुम देखो, मेरे से मतलब नहीं। तो ये भी है। कैमरा इसका 360 डिग्री कैमरा, कैसी क्वालिटी है? अब मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सुना है शायद टाटा बहुत अच्छे कैमरे देती है अपनी गाड़ियों में। अच्छा। लेकिन पहले बहुत खराब देती थी, अब इन्होंने इधर पता नहीं क्या हो गया, एक साथ टाटा की गाड़ी नहीं रही है, अब बहुत अच्छे कैमरे देने लग गए। लेकिन इसके कैमरे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे चारों तरफ से जो व्यू आता है, चाहे 3D व्यू हो इसका, और चाहे वो फ्रंट और बैक कैमरे हो, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे ज्यादा अच्छी निकली है। मैंने यूट्यूब में वीडियो देख के सर्च करके लिया था, लेकिन जब मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगता है कि वो सही से जस्टिफाई भी नहीं कर पाया अपनी बात को। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया वो ज्यादा बेहतर था। ये तो बात सही है, वही है, जब आप अपनी आंखों से देख के सारे फीचर्स करते हो तभी ज्यादा पता चलता है। लाइट्स का थ्रो रात में कैसा है? हाँ, मैंने क्योंकि इतनी 4 लाइटें दी हैं इसमें, 4 लाइटें कुछ ज्यादा दे दी हैं। जी, एक्चुअल में क्या था, गाड़ी मैंने पहले ली, गाड़ी में इसमें ऑटो हेडलाइट की फीचर है, बाकी गाड़ियों में था। ऑटो हेडलाइट में क्या होता था, जैसे हम लोग तो इंडियन है, थोड़ा सा ये होता है कि यार गाड़ी नहीं ली तो थोड़ा सा हाई बीम पे रखें। तो अब मैं सोचता था कि मैंने इसकी हाई बीम ऑन कर दी, लेकिन ऑटो में हाई बीम ऑन कर दी, लेकिन हाई बीम चलती नहीं थी। ले भाई, तो मैंने मुझे लगता था कि आखिर शहर में क्यों नहीं चल रही है, नहीं हो गया। जब मैनुअल करता था तब वो हाई बीम आती थी। लो बीम अच्छी है इसकी, शहर में चलाने के लिए परफेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाई बीम चलानी भी नहीं चाहिए ना। हाँ, हाई बीम चलानी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे कि डिवाइडर है, तुमको लगता है हम एक साइड चले तो हाई बीम यूज कर लेते हैं, थोड़ा भौकाल बनेगा थोड़ा सा उस तरीके का, तो वो ऑन नहीं होती, या ऑन होती थी, जैसे मैं इसको दबाऊं कि ऑन करने के लिए वो ऑन होती फिर बंद हो जाती। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा है, हाई बीम ऑन नहीं हो रही है, मैनुअल करो तो ऑन होती थी। लेकिन जब मैं हाईवे पे ले गया इसको, जब मैं दिल्ली से लौटा, तब मैंने इसमें देखा, हम लोग सुनते थे मैट्रिक्स एलईडी के बारे में। हाँ, मैट्रिक्स एलईडी जो मर्सिडीज की कारों में आती है, वो क्या करती है, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो वो उस साइड की लाइट बंद कर देती है। तो इसमें वो इतना एडवांस फीचर नहीं है, लेकिन इसमें ये फीचर है कि अगर सामने गाड़ी है तो वो हाई बीम को लो बीम अपना आप कर देती है। अरे वाह, ये तो सही। तो जैसे सिटी में हो, सिटी में हमेशा गाड़ी रहती है सामने,
तो वो हाई बीम अगर ऑटो में तो चलती नहीं है, आप ऑन करोगे तो एक बार ऑन हो जाएगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही रोड खाली होती है तो ऑन हो जाती है। तो ऑटो के अंदर हाई बीम लो बीम भी ये खुद से मैनेज करती है, और वो देख रखती है कि सामने गाड़ी है कि नहीं है। मैंने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया हाईवे पे, जैसे ही गाड़ी हटी सामने से 100 मीटर के डिस्टेंस आगे निकल गई, हाई बीम ऑन हो गई, और जैसे ही 100 मीटर के डिस्टेंस में कोई गाड़ी आ गई, मैंने 100 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया था, तो जैसे ही 100 मीटर के उसमें रेंज में आ गई, इसकी हाई बीम लो बीम में कन्वर्ट हो जाती थी। और आपको अगर पर्सिस्टेंट हाई बीम चाहिए, आपको थार या मैनुअल में स्कॉर्पियो की तरह काम करना है आपको, तो फिर आप मैनुअल में कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसकी लो बीम बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाई बीम के बाद तो मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता है दिन में चल रहे हैं, तो ऐसी दिक्कत ही नहीं है। मतलब लाइट के मामले में कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? देखिए, हम लोग इंडियन है, तो सॉफ्टवेयर तो हम लोगों ने हमेशा ग्लिच देखे हैं, अपने फोन पे हम लोगों ने हैंग होते हुए देखे हैं, हैंग होता हुआ नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जब गाड़ी मेरे पास आई थी तो मेरी गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट होकर मुझे मिला था पहले से। क्योंकि गाड़ी मेरी जो है कलर ऐसा था, मुझे थोड़ा लेट मिला था। मैंने बुकिंग कर ली थी फेब फर्स्ट वीक में, इसी के थ्रू मैंने बुकिंग कर ली थी। गाड़ी की डिलीवरी 21 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी लखनऊ में, लेकिन उसके बाद मुझे गाड़ी मिली थी 5 तारीख को, रामनवमी के दिन मुझे मिली थी, 5 या 6 को। और मुझे गाड़ी इसलिए मिली थी क्योंकि कलर यहाँ पे लखनऊ में अवेलेबल नहीं था, रेड और व्हाइट बहुत बिक रहा था, तो मेरी गाड़ी आई तो वो अपडेटेड आई थी। तो मुझे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस जैसे बोला जाए वो मुझे कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं कुछ माइनर इश्यूज बोल सकता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करो तो कई बार होता है 15 सेकंड बाद स्क्रीन ऑन होती है, ऐसा होगा। हाँ, वो XUV 700 वाला एक ओनरशिप है, हाँ, विधायक जी का, वो देखिएगा। अच्छा, उसमें भी उन्होंने वही बताया कि स्क्रीन मतलब भूल जाती है। हाँ, 15-20 सेकंड के लिए, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं हुआ, मेरे साथ 1-2 बार हुआ है। वही 10 में 2 बार जैसे हो जाए। हाँ, वही है। अब 10 में 2 बार मैं तो गाड़ी 50 बार चालू कर दूंगा, मेरे को 2 बार हुआ है टोटल। वही चीज है। हाँ, ऐसे ज्यादा नहीं हुआ है मेरे पास में अभी तो। चलो, कम से कम अभी तक चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि स्क्रीन ब्लैंक हो गई हो। हाँ, ये है जैसे हम थोड़ा सा जल्दी, जैसे तुरंत गाड़ी ऑन किया हमने, तुरंत रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन किया, तो रिवर्स पार्किंग हमको थोड़ी देर मैनुअली देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार कैमरा लेट ऑन होगा 15 सेकंड, और उतनी देर में तो गाड़ी मोड़ लेते हैं हम लोग, तो फिर हमें वही में काम हो गया, तो हम रिवर्स कैमरे की जगह पे फिर हम वो ग्लास का यूज करना पड़ता है, बस वही चीज। स्क्रीन जब तक ऑल पता पड़ा गाड़ी मुड़ चुकी है। हाँ। तो सेंसर भी नहीं चलता फिर? नहीं, सेंसर चलता है, सेंसर गाड़ी ऑन होते ही चलता है, तो सेंसर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है, ब्लाइंड व्यू देखना पड़ता है, मिरर से देखना पड़ता है। पता पड़ा पोल आ गया, तो पोल तो सेंसर के बीच में है, तो कहाँ दिखेगा? है नहीं है जी। तो वो एक चीज है, थोड़ा सा बड़े ध्यान देने वाली चीजें है ये चीजें जी। अच्छा, बाकी अभी बारिश आ रही तो खैर ज्यादा हुई नहीं, तो एसी का कैसा है? गर्मी तो अच्छी खासी पड़ रही है। हाँ, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है। और इवन मैं एक चीज बता दूं, मुझे इस गाड़ी में जो एक प्रॉब्लम मुझे लगी है, अब तक जो लगी है, गाड़ी अगर बहुत एक्सट्रीम हीट में खड़ी है, तो जब आप ऑन करते हो तो स्क्रीन जरूर छोड़ देकर 15-20 सेकंड के लिए उसी टाइम पे ब्लैंक होती है, या कह दीजिए कि सिस्टम थोड़ा सा रीसेट हो जाता है। जैसे एसी मैंने मान लीजिए मैंने कर रखी है 24 पे, ठीक, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट एसी 22 पे स्टार्ट होना, अगर गाड़ी हीट में है तो 22 में स्टार्ट होती है, फिर वो रीसेट होकर के हमको 16 पे कर दे, पता पड़ा बिल्कुल मनाली बना दे। नहीं, गाड़ी तो मैं हमेशा 25 पे चलाता हूँ, 24 में ज्यादा बोल नहीं, ये टेम्परेचर सही भी है। हाँ, बाहर के और अंदर के हिसाब से, मतलब ज्यादा फिर वो ठंडा गर्म हो जाएगा डेली। बिल्कुल, गाड़ी बहुत एक्सट्रीम हीट में हो तो भी मुझे 2 से 3 मिनट लगता है गाड़ी ठंडा होने में, और इसका 24 और मेरे घर के एसी का 24 बराबर है, तो मुझे ऐसी कोई कमी दिखी नहीं, एकदम वैसे ही लगता है जैसे घर के एसी में है, तो सेम कूलिंग है। मतलब एसी के मामले में कोई दिक्कत नहीं। 5 सीटर लिया, हाँ, इतना पैसा आपने खर्चा किया यार, ईवी ना लेके एक 7 सीटर सफारी ले लेते, या मतलब स्कॉर्पियो हो गई, XUV 700 हो गई, इतने ऑप्शन आते हैं, तो 34 लाख रुपए इस पे क्यों? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने सितंबर में XUV 700 बुक की थी। ये बात हमको पता था, महिंद्रा पे गए, मैंने बुक की, मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया था, और सितंबर में उन्होंने मुझे बोला कि 1 मंथ आपको लगेंगे, ठीक है, आपकी वेटिंग है। मैंने उसका जो लग्जरी वेरिएंट है मैंने वो उसका किया था, और मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत वो फ्यूल मतलब डीजल वाले भी नहीं है, तो मैंने डीजल वाले एवरेज में परेशान है या 10 से ज्यादा, तो मैंने बुक कर लिया। उन्होंने बोला कि 1 मंथ लगेंगे, तो जैसे ही मैंने 1 मंथ वेट किया तो उन्होंने बोला 15 दिन और लगेंगे आपकी गाड़ी को, क्योंकि आपका जो वेरिएंट आपका कलर है वो थोड़ा सा लेट आएगा। कौन सा कलर था वो? मैंने कलर तो चूज किया था XUV 700 में व्हाइट ही, ठीक है, लेकिन उनका था कि मेरे पास वो जो उनका कलर आता है नेवी करके समथिंग, कुछ ब्लू नेवी वाला आता है, रात में ब्लैक हो जाता है, कलर। मैंने उनसे कहा था मुझे तो प्योर व्हाइट चाहिए, डॉक्टर आदमी मुझे व्हाइट चाहिए कलर, ठीक। तो उन्होंने बोला कि ये कलर थोड़ा सा आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें ये वेटिंग मुझे मिल रही थी, तो मैंने वेट किया, लेकिन जैसे मैं वेट कर रहा था
तभी इस गाड़ी का लॉन्च का वो वीडियो आ गया नवंबर में। तो जैसे नंबर में वीडियो आया तो मेरे दिमाग में आया कि यार जब हम ले ही रहे हैं और हम फ्यूल इकोनॉमी सोच रहे हैं, और फिर हम अब मैं थोड़ा सा देखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि जब इतना सब कुछ है तो हम देखें कि नया प्रोडक्ट आ रहा है। नया प्रोडक्ट नहीं, मेरा था कि आगे की जो फ्यूचर है वो तो ईवी का ही है। हाँ, जो लोग 5 साल बाद करेंगे वो मैं आज क्यों ना कर लूं। हाँ, सही चीज ना। और हम डॉक्टर भी हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं। तो मैंने रिस्क लिया और मैंने डिसाइड किया कि इस बार जो है रिस्क ले लेते हैं। और XUV700 मुझे 28 के आसपास पड़ रही थी। मैंने कहा 3-4 लाख की बात है, ठीक है, और गाड़ी भी लॉन्च होने वाली है। मुझे पता चल गया था कि फेब में हो जाएगी, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। नवंबर आ गया था। तो फिर मैंने XUV700 की बुकिंग कैंसिल नहीं की। मैंने सोचा कि XUV700 जो है चलने देते हैं, इसको बुक कर देते हैं, ले लेंगे अगर होगा तो। फिर मैंने कहा कि अब ईयर एंड आ गया है, दिसंबर आ गया है, अब लूंगा तो जनवरी मेकिंग लूंगा, मैं मैन्युफैक्चर लूंगा मैं। मैंने ये सोच करके डिले किया, और फिर जैसे डिले करता गया मेरा इसकी तरफ थोड़ा सा प्यार बढ़ता चला गया। करते करते मैंने उसका जो डिपॉजिट अमाउंट था उसी में एडजस्ट करवा लिया मैंने, और ये खरीद ली मैंने। तो इसका मतलब 7 सीटर की आपको नीड नहीं थी, मिल रहा था उस प्राइस में, तो आप हाँ, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा छोटा सा बच्चा है। हम तो 2 लोग, 3-4 लोग, 2-2.5 मान लीजिए बच्चा, छोटा हमारा 1.5 साल का है। 2.5 उठा दिया। ये भी ठीक है। हाँ, तो मतलब 7 सीटर की कोई ऐसी नीड थी नहीं। अगर 7 सीटर का नहीं, वो बड़ी गाड़ी का था। 7 सीटर तो नीड मुझे नहीं थी। तो 5 सीटर में तो हैरियर भी ले सकते थे। हैरियर देखी, सफारी एक्चुअल में टाटा और महिंद्रा में 700 ले रहे होंगे तो देखा जरूर होगा। हाँ, मैंने देखा। मैं एक्चुअल में मैं वो लेने नहीं गया था, मतलब मैं टेस्ट ड्राइव लेने नहीं गया था, लेकिन मैंने यूट्यूब वीडियो देखे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टाटा और महिंद्रा में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस दोनों में है। हाँ, वो लेकिन तो नहीं है। रास्ते में गाड़ी बंद होना टाटा में होता है, महिंद्रा में नहीं होता। उसमें तो अजीब अजीब, वो तो अलग ही लेवल। मैंने ये चीज देखी है। आप कभी वीडियो देखेंगे, महिंद्रा रास्ते में बंद हो गई, कोई नहीं बोलेगा। टाटा रास्ते में बंद हो गई, ये जरूर आपको जो है न्यूज मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये महिंद्रा में नहीं होता। महिंद्रा की जो इंजन और चलना है, कोई भी उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकता, वो जरूर करता है। लेकिन चाहे आपने गाड़ी ऐसी ली है कि अगर रेंज नहीं ध्यान दिया तो फिर आप ही कहेंगे महिंद्रा रास्ते में बंद हो गई। नहीं, अब मैं बताऊं डिफॉल्ट मोड पे मैं कैसे भी चलाऊं, गाड़ी मुझे विद AC 500 देती है। मैं इसको 3-4 बार तो टेस्ट कर चुका हूँ फुल चार्ज करके। मतलब हफ्ते में एक बार चार्ज करना, वही? हाँ, मेरा वही रहता है। मैं वीक में एक बार चार्ज करता हूँ और मेरा काम चलता रहता है। अब तक कितना पैसा बचा लिया? अब आप देख लीजिए, अगर मैंने इसको 2000 किलोमीटर 2800 किलोमीटर के हिसाब से देखूं मैं, तो अब जैसे मेरी इको स्पोर्ट थी, वो उसका जो है 5000 में एक बार डीजल टंकी फुल होती थी। और एक बार में चलती थी 600-650 किलोमीटर चलती थी वो गाड़ी, वो फुल टैंक। अरे लगभग तो आप 20-22-25 हजार के 25,000 के जगह मेरा अब तक बच चुका है इतना। सही है, फिर बढ़िया है। किस्तें फिर उसी से निकल रही, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, ये मतलब किस्तों का जुगाड़ भी गाड़ी आपको करके देती है। मतलब ईवी वाला ये चीज है, किस्तें आपको गाड़ी ही देगी, आप अपना खुद ही करो। बाहर धूप बहुत तेज हो रही है जी। तो आउट ऑफ 10 अगर अभी तक गाड़ी को रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा बायस रहूंगा, मेरी खुद की गाड़ी है। अभी तक तो सेटिस्फाइड। अगर आपको इस गाड़ी को रेट करना हो तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और अगर आपको ऐसे चाहिए कि हाँ, इन जनरल में आपको XUV9 की बोलूं तो कुछ अगर जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह है, वो अगर कंपनी थोड़ा सा ठीक कर लेती है, और जो AC वापस से अपने ही डिफॉल्ट मोड पे स्टार्ट होता है 22 पे, उसको ठीक कर लेती है, वही ये ध्यान रखो कि यार 24 पे अगर आदमी सेट कर रखा तो इन जनरल इस गाड़ी को 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो सही है फिर, मतलब 0.5 चलाने में तो मतलब मैंने बताया, मुझे वाइफ मुझे डांटती है कि मत चलाओ ऐसे, खौफ बना रहना। वो चलाना क्या, मैं चलाता तो नॉर्मल तरीके से हूँ, लेकिन वो उसके नॉर्मल नहीं है ना, तो वो तो बहुत तेज भागती है ये। मतलब एक तो ईवी है, ऊपर से रियर व्हील ड्राइव, तो वो और ज्यादा लगता है कि बहुत तेज भाग रही है। जी बिल्कुल। तो ये एक चीज है, तो बढ़िया है। तो यही था इसका ओनरशिप रिव्यू। फुल्ली रिकमेंडेड गाड़ी है, 34 लाख रुपए की पड़ती है यूपी में, क्योंकि यूपी में रजिस्ट्रेशन इसका फ्री है। अगर रजिस्ट्रेशन के साथ में अगर लेंगे तो लगभग 36-37 के आसपास पड़ेगी फिर जाके। हाँ, अब लगभग 2-2.5 लाख का तो रजिस्ट्रेशन 30,50,000 की गाड़ी का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको करीब 3-3.5 लाख रुपए आपको RTO चार्जेस देने वही चीज हो गया कि मतलब वही 36-37 लाख की पड़ेगी। तो वही एक चीज है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन फ्री चल रहा है अभी। अच्छा, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है ईवी, तो इसलिए भी रजिस्ट्रेशन फ्री कर रखा है। रजिस्ट्रेशन में तो पैसा बच गया, इंश्योरेंस भी ठीक है 1 लाख। इंश्योरेंस डिस्काउंट के बाद लिया था कि बस ऐसे उन्होंने कहा कि इतने का ही थी? इंश्योरेंस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअल में मैं सोच रहा था इंश्योरेंस के लिए खुद से ले लूं। नहीं, मैं सोच रहा था कुछ नेगोशिएट कर लूं। अच्छा, खुद से तो मैं नहीं लेता, दिमाग में नहीं था, लेकिन मेरे था कि मैं थोड़ा सा नेगोशिएट कर लूं। तो
मेरे पास में एक कंपनी थी, वहां से इंश्योरेंस लेने का मैं सोच रहा था। तो मतलब जिसने मुझे लोन किया था इसका, हाँ हाँ, तब उन्होंने कहा था नहीं हमें इन हाउस चाहिए, हमें इन हाउस में दिखाना पड़ता है। अच्छा। तो उसको लेके थोड़ी मेरी उनसे एग्जीक्यूटिव से बातचीत हुई थी कि इन हाउस के लिए फिर मुझे नुकसान होगा थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया था, मेरा काम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे ऐसे। मतलब सेटिस्फाइड, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा कि बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा नोच रहे हो। नहीं ऐसा और आज मिली बढ़िया पार्टी, आज पैसा हम कमाएंगे बढ़िया, तो वो चीज नहीं है। ओके, तो यही था इसका ओनरशिप रिव्यू। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा और भैया को भी अच्छा लगा होगा ओनरशिप शेयर करके अपना। तो यही था। बाकी अभी आप चलाइए, जब 15-20 हजार किलोमीटर हो जाएगी, अब तो घर के बगली में है एक तरीके से, तो मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी गाड़ी के बारे में। कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले मेरे को बतानी है, वैसे ना आए तो अच्छी बात है। और ये महिंद्रा के लिए भी अच्छा रहेगा कि प्रॉब्लम नहीं आ रही उनकी गाड़ी में, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि महिंद्रा गाड़ियों में सॉफ्टवेयर इश्यूज और इलेक्ट्रॉनिक की दिक्कतें आती हैं। तो अगर नहीं आती है तो ये महिंद्रा के लिए भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, कस्टमर्स के लिए भी प्लस पॉइंट हो जाएगा, हम लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट है ही है कि हाँ, कम से कम एक कमी बताना हम लोग बंद करेंगे कि हाँ सॉफ्टवेयर में इश्यूज नहीं आ रहे। ठीक है, नहीं तो ये एक कमी, ये तो नॉर्मल वाली है, टाटा और महिंद्रा में सॉफ्टवेयर दिक्कत है भैया, तो वो एक चीज ना हो। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और अगर आप लखनऊ, कानपुर, उन्नाव कहीं से भी हैं, ओनरशिप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।